हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है न्यूक्लियस या फिर इसी को केंद्रक भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका साइनॉप्सिस। फर्स्ट इसमें है इंट्रोडक्शन, सेकेंड है हिस्ट्री, थर्ड है शेप एंड साइज, फोर्थ है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस और फिफ्थ है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल्ड सेंटर माना जाता है। कंट्रोल्ड सेंटर का मतलब है सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है उनका इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के पास होती है कि कौन सा काम किस वक्त पे कैसे करनी है। ये सारी एक्टिविटी न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। जैसे हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है ब्रेन, वैसे ही हमारी सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस सेल का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेलिस होता है क्योंकि सेल की सारी एक्टिविटी पर नियंत्रण यही करता है। ठीक है, इसलिए इसे सेल का कंट्रोलिंग रूम भी कहा जाता है। उसके बाद है डिस्कवरी। न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर। ठीक है, उसके बाद है शेप। तो जनरली न्यूक्लियस स्फेरिकल या फिर ओवल शेप्ड का होता है। इसके अलावा किडनी शेप्ड और घोड़े के नाल के आकार का भी न्यूक्लियस पाया जाता है। और अगर इसकी साइज की बात करें तो न्यूक्लियस की साइज अलग अलग सेल में अलग अलग होती है क्योंकि इसकी साइज साइटोप्लाज्म के बढ़ने पर बढ़ता है और साइटोप्लाज्म का आयतन घटने पर घटता है। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो स्ट्रक्चर के आधार पर न्यूक्लियस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकेंड है न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड है क्रोमैटिन नेटवर्क और फोर्थ है न्यूक्लियोलस। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये है न्यूक्लियस का डायग्राम। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो चारों ओर से एक डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, तो ये 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती हैं। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है और ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, मतलब कि ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक खाली जगह दिखाई देती है, इसको कहा जाता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, जो कि 100 से 300 एंगस्ट्रॉन की होती हैं। अब आउटर मेम्ब्रेन में पार्टिकल्स के रूप में राइबोसोम लगे होते हैं, तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो रफ दिखाई देता है क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है। ठीक है, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बीच बीच में पोर होता है जिसे न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। मतलब ये दोनों मेम्ब्रेन जो है वो आपस में कहीं कहीं पे जुड़ जाती हैं जिससे इनके बीच में एक पोर का फॉर्मेशन होता है। इन पोर को न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। अब इन न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या है? तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब क्रोमोसोम से जो कि डीएनए से बना है, तो डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए बन के साइटोप्लाज्म में जाता है। ठीक है, मतलब कि इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से आरएनए बनेगा और ये जो आरएनए है वो इस न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये जो आरएनए है वो ट्रांसपोर्ट इसी न्यूक्लियर पोर से होकर होता है। और कभी कभी क्या होता है, साइटोप्लाज्म से कुछ प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर आता है। तो ये जो न्यूक्लियर पोर है वो चीज़ों को, मतलब कोई भी आयन से फिर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है। ठीक है, तो ये हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में एक स्पेस होता है, मतलब कि ये वाली जो स्पेस है उसमें एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो इसका सेकेंड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको न्यूक्लिक एसिड मतलब कि डीएनए और आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम और क्रोमैटिनेट प्रेजेंट मिलेगी। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक और स्ट्रक्चर मिलती है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो ये जो गोल स्फेरिकल शेप्ड की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है, यानी कि इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती
और न्यूक्लियोलस आरआरएनए की सिंथेसिस करता है। आरआरएनए मतलब कि राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करता है, ठीक है। और न्यूक्लियोलस में ही अब ये जो आरआरएनए है वो प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो न्यूक्लियोलस के अंदर ही राइबोसोम की भी सिंथेसिस होती है, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर कभी भी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती। प्रोटीन की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है, और जब प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो प्रोटीन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ टेंगल्ड टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, उलझे हुए धागे की तरह। इन स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्रोमेटिन नेट, ठीक है। ये टेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है और मोस्टली डीएनए सेल के अंदर इसी फॉर्म में पड़ा रहता है। डीएनए प्लस प्रोटीन मिलकर क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर बनाती है, यानी कि डीएनए के साथ प्रोटीन भी अटैच होता है। इन प्रोटीन को हिस्टोन प्रोटीन का कहा जाता है, ठीक है। साथ ही इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तब ये जो क्रोमेटिन वाली स्ट्रक्चर है वो कंडेंस होना शुरू हो जाती है और ये आपस में जुड़कर एक क्रोमोसोम को बनाती हैं, ठीक है। तो ये जो उलझी हुई धागे समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है क्रोमेटिन नेट, ठीक है। तो ये हुआ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोलस को, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इसे स्मॉल न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ये न्यूक्लियस में स्फेरिकल शेप्ड में होता है। न्यूक्लियोलस की शेप जो है वो सेल के एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। कम एक्टिविटी करने वाली सेल्स में ये छोटी रहती हैं या फिर अब्सेंट होती हैं, लेकिन एक्टिव सिक्रेटरी सेल्स में ये लार्ज साइज की होती हैं। न्यूक्लियोलस मुख्य रूप से आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है और आरएनए की स्टोर हाउस की तरह ये वर्क करता है। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये ओवल मतलब कि स्फेरिकल शेप्ड की दिखाई देती है और ये 4 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है मैट्रिक्स, सेकेंड होता है पार्स फाइब्रोसा या फिर उसी को ग्रेन्युलर रीजन भी कहा जाता है, थर्ड है पार्स ग्रेन्युलोसा और फोर्थ इसका पार्ट है पार्स क्रोमैटिड्स या फिर क्रोमैटिन रीजन, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये अंदर की साइड इसे कहा जाता है मैट्रिक्स। ये न्यूक्लियोलस का तरल पदार्थ होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है और इसी में न्यूक्लियोलस के अन्य पार्ट भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है ग्रेन्युलर पोर्शन या फिर इसी को पार्स फाइब्रोसा कहा जाता है। ये पार्ट जो है वो आरएनए तथा प्रोटीन के फाइबर्स के बने होते हैं और प्रत्येक फाइबर 50 से 80 एंगस्ट्रॉन लेंथ वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्रोमैटिड्स। तो इसमें डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए आरएनए फॉर्मेशन के लिए टेम्पलेट की तरह वर्क करता है और प्रत्येक न्यूक्लियोलस के चारों ओर क्रोमैटिन का एक आवरण पाया जाता है जिसे पेरीन्यूक्लियर क्रोमैटिन कहते हैं। पेरीन्यूक्लियर क्रोमैटिन से कुछ सेप्टम के समान आउटग्रोथ निकले रहते हैं जिसे इंटरन्यूक्लियर क्रोमैटिन कहा जाता है, ठीक है। तो ये हुआ न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इसके फंक्शन को। तो न्यूक्लियस का फर्स्ट फंक्शन है कंट्रोल सेंटर। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, सारी एक्टिविटी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि इनके पास इंफॉर्मेशन होता है डीएनए के फॉर्म में, ठीक है। इसलिए इसे कंट्रोल्ड सेंटर भी कहा जाता है। उसके बाद इसका सेकेंड फंक्शन है कंटेन्स हेरिडिटी मटेरियल। न्यूक्लियस कंटेन्स हेरिडिटी मटेरियल विच ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स टू ऑफ स्प्रिंग। मतलब डीएनए इसका हेरिडिटी मटेरियल है जिसके पास इंफॉर्मेशन है और ये हेरिडिटी मटेरियल वो इंफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र करता है, यानी कि एक सेल से इंफॉर्मेशन दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होती है थ्रू हेरिडिटी मटेरियल, ठीक है। उसके बाद थर्ड है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। इनसाइड द न्यूक्लियस एट द रीजन ऑफ न्यूक्लियोलस सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम अकर्स। न्यूक्लियस के अंदर मतलब कि हम पढ़ भी चुके हैं
न्यूक्लियोलस वाले रीजन में राइबोसोम की सिंथेसिस होता है, मतलब कि राइबोसोमल आरएनए प्लस डीएनए दोनों आपस में दोनों दोनों जो है वो राइबोसोम का सिंथेसिस करता है। तो न्यूक्लियस जो है वो राइबोसोम का भी सिंथेसिस करेगा। उसके बाद फोर्थ है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में पदार्थों का ट्रांसपोर्ट भी होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस पदार्थों के ट्रांसपोर्ट का भी वर्क करता है। उसके बाद फिफ्थ है न्यूक्लियस डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य भी न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, तो ये हुआ इसका फंक्शन।